हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लाइट अप प्रोसीजर का पार्ट 4 का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बॉयलर लाइट अप प्रोसीजर का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखें, कृपया उस हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बॉयलर लाइट अप कर दिया था। AB एलिवेशन का 4 गन मैंने ले लिया था, ठीक है। तो लाइट अप से पहले हम लोग को बॉयलर साइड में क्या चेक करना चाहिए और टरबाइन साइड में क्या चेक करना चाहिए, एक बार मैं इसको क्विक रिव्यू करता हूं कि गन लेने से पहले जब आप बॉयलर का लाइटअप करते हैं, जब गन लेते हैं, AB एलिवेशन हो या CD एलिवेशन हो, उस गन लेने से पहले आपको बॉयलर साइड में क्या चेक करना चाहिए और टरबाइन साइड में आपको क्या चेकलिस्ट देखना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बॉयलर साइड में आपको चेकलिस्ट में क्या देखना है कि बॉयलर ड्रम वेंट आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। N2 कैपिंग वेंट और ओपन, आप देखिएगा कि ड्रम में आपका एक N2 कैपिंग वेंट होता है, टोटल 4 वेंट होता है, तो वो देखिएगा N2 कैपिंग वेंट आपका ओपन होना चाहिए। आपका रीहीट वेंट एंड ड्रेन आर ओपन कंडीशन में होना चाहिए। आपका जो रीहीट इनलेट एंड हेडर का जो आपका ड्रेन हो या वेंट लाइन हो, वो सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। MS स्टॉप वाल्व बिफोर ड्रेन आर ओपन। देखिए, बॉयलर साइड में जो आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में जो एक MS स्टॉप वाल्व होता है, उससे पहले आपका एक ड्रेन लाइन होता है जो कि आपका IBD में जाता है। तो उस ड्रेन लाइन में देखिएगा, एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, एक आपका मोटराइज वाल्व होता है। तो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए और मोटराइज वाल्व को भी आप उसको ओपन कर दीजिए। सुपर हीटर ड्रेन वेंट आर ओपन। देखिए 24 मीटर, जनरली आपका 24 मीटर पे 500 मेगावाट के केस में बात कर रहा हूं, तो 24 मीटर में आपका सुपर हीटर ड्रेन स्टेशन होता है, जहां पे आपका जितना भी सुपर हीटर का ड्रेन और वेंट होता है, सब इंडिविजुअल आपका एक कॉमन हेडर होता है, उसी कॉमन हेडर में आपका कनेक्टेड होता है। उस इंडिविजुअल लाइन में आपका कहीं कहीं सिर्फ आइसोलेटिंग वाल्व दिया हुआ है, कहीं कहीं आइसोलेटिंग प्लस मोटराइज वाल्व दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो वो आपका एक कॉमन हेडर है। कॉमन हेडर के बाद आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, जहां से आपका वो लाइन IBD में कनेक्टेड रहता है। तो आपको जो भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। जो कॉमन हेडर से जो IBD टैंक में जाता है, उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, उसको आपको ओपन कर लेना है। मोटराइज वाल्व आप कंट्रोल रूम से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। IBD टैंक आर लाइन अप विथ स्प्रे फ्रॉम सर्विस वाटर। देखिए, IBD टैंक में को एक स्प्रे सिस्टम दिया रहता है जो आपका सर्विस वाटर लाइन से जाता है, उसको आपको इंश्योर कर लेना है कि वो स्प्रे लाइन, सर्विस वाटर स्प्रे लाइन आपका लाइनअप है कि नहीं, उसको आपको इंश्योर कर लेना है। ऑल स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व्स आर अवेलेबल। जितना भी आपका सेफ्टी वाल्व्स है, जैसे आपका MS में है, 4S में, CRH में है, ड्रम में, जितना भी सेफ्टी पॉपअप वाल्व है, सब आपका हेल्दी कंडीशन में है। अगर कोई आपका अनअवेलेबल है तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। प्रॉपर उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा सेफ्टी वाल्व आपका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऑल ERV आइसोलेशन वाल्व्स आर ओपन एंड पावर सप्लाई 220 वोल्ट DC मेड ऑन। देखिए, ERV आपका कहाँ रहता है? ERV आपका एक MS लाइन में होता है और एक आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में आपका ERV आइसोलेटिंग ERV वाल्व होता है और एक आपका HRS में ERV होता है। जनरली 500 मेगावाट के केस में आपका ERV का जो सेट प्रेशर होता है वो जनरली 184 से 185 के बीच वेरी करता है और HRS का जो होता है वो 49 kg के आसपास, 48 से 49 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो सेट किया रहता है। मतलब पॉपअप से पहले आपका ERV ऑपरेटेड हो जाना चाहिए। जो आपका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है वो बाद में ऑपरेट हो, उससे पहले आपका ERV ऑपरेट किया जाता है। तो जो आपका जो भी सेट पॉइंट होता है, जो सेफ्टी वाल्व, जो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का जो सेट पॉइंट होता है, उससे 1 से 1.5 kg हम लोग कम रखते हैं ERV का। तो पहले आपका ERV पॉपअप करता है, उसके बाद ही आपका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व पॉपअप करता है और उसमें जो पावर सप्लाई हो जाता है वो 220 वोल्ट DC आपका जाता है। फिर आपका CVD भी आपका लाइनअप कंडीशन में होना चाहिए। CVD का जो ड्रम के फ्लोर के नीचे एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए। और CVD स्टेशन जो होता है, CVD स्टेशन में देखिएगा आपका 2 लाइन होता है, दोनों मोटराइज प्लस आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, उसमें से कोई एक लाइन हम लोग सर्विस में रखते हैं और उसके बाद एक वर्टिकल वाल्व होता है, उसको भी ओपन कंडीशन आपको कर लेना है, वहां से आपका IBD में कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, आपका CVD का क्या है, IBD में भी आप लेके जा सकते हैं और डिरेटर टैंक में भी आप
आप उसको उस स्टीम को आप भेज सकते हैं, उस वाटर को आप भेज सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो IBD टैंक में ही कनेक्शन रहता है, आपका डायरेक्टर वाला जनरली आइसोलेटेड कंडीशन में ही रहता है। तो फ्रेंड, बॉयलर का चेकलिस्ट में जितना भी आपको ड्रेन है, वेंट है, उसका एक चेकलिस्ट मैंने आपको दिया, वो आपका सारा चेकलिस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। टरबाइन साइड में आपको क्या चेकलिस्ट में देखना है कि जितना भी CRH लाइन एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। LP बाईपास लाइन का जो लूप ड्रेन होता है उसका जो एटमॉस्फेरिक वाल्व है ओपन कंडीशन में होना चाहिए। कि मोटराइज वाल्व को तो आप कंट्रोल रूम से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मोटराइज वाल्व उसके पहले जो उसका आइसोलेटिंग वाल्व होता है वो सबका ओपन आप करवा लीजिए। ठीक है, UFT यूनिट फ्लश टैंक से जितना भी ड्रेन कनेक्टेड है सबका आइसोलेटिंग वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। इसमें क्या क्या है? LP बाईपास वार्म अप लाइन ड्रेन जो आपका BPV वाल्व होता है उसका वार्म अप ड्रेन जो HP बाईपास का वार्म अप ड्रेन है वो आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। मेन स्टीम स्टेनर ड्रेन जो आपका MSB 105 एंड MSB 106 वो आपका along with its manual isolation valve are in open condition, उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व भी आप ओपन कर लीजिए और मोटराइज वाल्व भी आप कंट्रोल रूम से ओपन कर लीजिए। तो UFT कनेक्टेड ड्रेन का मोटराइज और मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। SDFT स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक कनेक्टेड जितना भी ड्रेन है उस टैंक से SDFT से जो भी ड्रेन कनेक्टेड है, मेनली इसमें आपका ड्रेन कहां से जाता है? CRH का ड्रेन जाता है और HRH का ड्रेन जाता है, सबको आपका ओपन कर लेना है, चाहे उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व हो एंड मोटराइज वाल्व हो। आपका CRH आपका ड्रेन है CRHB 101, HRH 105, HRH 106, HRH 113, HRH 114, HRH 109, HRH 110। देखिए ये नंबर आपका चेंज हो सकता है, प्लांट टू प्लांट ये नंबर चेंज हो सकता है। जनरली 500 मेगावाट के केस में ये नंबर जनरली हर प्लांट में वही सेम ही रहता है। तो जनरली SDFT स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक से जो भी कनेक्टेड ड्रेन है सबका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व एंड उसका मोटराइज वाल्व को ओपन कर लेना है। ठीक है, HP ड्रेन फ्लश टैंक से जो भी कनेक्टेड है सबका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व एंड उसका एटमॉस्फेरिक जो आपका मोटराइज वाल्व है ओपन कर लेना है। LP ड्रेन फ्लश टैंक्स जो आपका LP हीटर से जो भी आता है इसमें ड्रेन, इसमें HP हीटर से आता है, इसमें LP हीटर से आता है, तो उसका जो आपका मैनुअल आइसोलेशन वाल्व हो एंड मोटराइज वाल्व हो सबको ओपन कर लेना है। टरबाइन का माल ड्रेन, जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माल ड्रेन आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका 2 फ्लश बॉक्स है 1 and 2, इसमें बहुत सारा डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपका उसमें माल 11 आपका फ्लश टैंक 1 में है, माल 12 आपका 2 में है, 26 आपका 1 फ्लश बॉक्स 1 में है, माल 27 आपका क्या है पे फ्लश बॉक्स 2 में है, फिर 31 32 आपका फ्लश बॉक्स 1 में है, आपका माल 65 आपका फ्लश बॉक्स 1 में है, माल आपका 81 जो आपका ग्लैंड स्टीम का जो वाल्व है वो आपका फ्लश बॉक्स 2 में। तो इस तरह से आपका डिवाइड कर दिया गया है। तो सारा का सारा माल ड्रेन का मोटराइज वाल्व एंड मैनुअल आइसोलेशन वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो ये आपका टरबाइन रिलेटेड जितना भी ड्रेन है, वेंट है, आपको ओपन कंडीशन में कर लेना है। फिर आपको वैक्यूम सिस्टम का देखना है, उसका कंडीशन क्या है। वैक्यूम पंप आपका रहता है, 2 वैक्यूम पंप है, एक वैक्यूम पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में जनरली रखते हैं, एक हमको रनिंग कंडीशन में रखना है। अभी वैक्यूम पंप आपका बोथ पंप स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए। आपको क्या देखना है कि ग्लैंड स्टीम इनिशियल सप्लाई वाल्व जो आपका MAW 10 फॉर द सप्लाई लाइन होता है एंड MAW 15 जो आपका लीक ऑफ लाइन होता है, और इसका जो आफ्टर आइसोलेशन वाल्व ये आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए एंड रूट आइसोलेशन वाल्व भी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। कि ग्लैंड स्टीम का जो सप्लाई हेडर है जो आपका मोटराइज वाल्व है ASB 167 के आसपास है, शायद उसका नंबर यही होगा। तो उसका PRDS फ्लोर से जो आपका मोटराइज वाल्व होता है वहाँ से आप उसको ओपन करते हैं, वहाँ से 8.5 मीटर पे आपका एक वर्टिकल मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको आप ओपन करते हैं और वहाँ से आप चार्जिंग करते हैं। तो जनरली आपका जो PRDS फ्लोर का जो मोटराइज वाल्व है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। इनिशियल की बात मैं कर रहा हूँ, क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। फिर आपका जो वर्टिकल आइसोलेशन वाल्व है जो 8.5 मीटर पे वो आपका क्लोज कंडीशन होना चाहिए। MAW 10 एंड MAW 15 के बाद जो आफ्टर आइसोलेशन वाल्व है वो आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। एंड जो आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल्व है जो 8.5 मीटर पे रहता है एंड 17 मीटर पे वो आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, ग्लैंड स्टीम हेडर वार्म अप ड्रेन वाल्व ओपन अलोंग विथ इट्स एटमॉस्फेरिक ड्रेन एट 8.5 मीटर एंड 17 मीटर पे। एक आपका वार्म अप ड्रेन वाल्व होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से आपका ऑटो ओपन एंड ऑटो क्लोज होता है। जनरली उसका लॉजिक है कि 270 डिग्री अगर आपका
टेम्परेचर आ जाता है तो वो ऑटो में ओपन हो जाएगा और 290 के बाद ऑटो में क्लोज होता है। तो वो आपका मोटराइज वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए और उसका एटमॉस्फेरिक ड्रेन जो होता है 8.5 मीटर पे 70 मीटर पे उसको आपको ओपन कंडीशन में रखना है। फिर आपका जो वैक्यूम पंप में जो आपका सेपरेटर होता है उसका आपको लेवल नॉर्मल कर लेना है। सेपरेटर आर फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम वाल्व ग्लैंड सीलिंग हेडर से जाता है या फ्रॉम डीएम मेकअप पंप से भी जाता है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम लोग वाल्व ग्लैंड सीलिंग हेडर, जो मैं आपको बताया था जब कंडेंसेट साइकिल का हम लोग रेडीनेस कर रहे थे, तो एक आपका सीपी के हेडर से एक 8.5 मीटर पे आपका वाल्व ग्लैंड सीलिंग हेडर होता है, जहाँ से आपका जितना भी वाल्व है सारे वाल्व को सीलिंग करता है। क्योंकि जितना भी आपका टैंक है सब क्या है, कंडेंसर से कनेक्टेड है, कंडेंसर अंडर द वैक्यूम। तो वाल्व जो बाहर से सक ना कर ले एयर को, तो हम लोग सारा मोटराइज वाल्व हो या न्यूमेटिक वाल्व सबको हम लोग सीलिंग करते हैं। सीलिंग करने के लिए हम लोग वाटर यहीं से लेते हैं। अब प्लस इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि आपका वैक्यूम पंप में जो सेपरेटर होता है उसका भी अगर लेवल कम होता है तो वहीं से आपका एक उसका सोलेनॉइड वाल्व होता है वो एनर्जाइज होता है और वाटर जो होता है फ्रॉम वाल्व ग्लैंड सीलिंग हेडर से सेपरेटर में फील्ड होता है। और एक होता है डीएम मेकअप पंप से भी आपका प्रोविजन रहता है कि आप सेपरेटर को फील्ड कर सकते हैं। तो वैक्यूम सिस्टम को आपको हेल्दीनेस चेक कर लेना है, वैक्यूम पंप का पावर सप्लाई है कि नहीं उसको आपको चेक करके रखना है। क्योंकि जैसे ही हम लोग ग्लैंड स्टीम पीआरडी सिस्टम को चार्ज करते हैं, पीआरडी सिस्टम चार्ज करने के बाद जब हम लोग जो टरबाइन ग्लैंड सीलिंग का जो मेन मोटराइज वाल्व जो आपका पीआरडी फ्लोर पे रहता है उसको ओपन करते हैं और 8.5 मीटर पे आपका जो वर्टिकल वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। फिर हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, जैसे ही उसका टेम्परेचर आपका कोल्ड लाइटअप में 210 डिग्री सेल्सियस है एंड हॉट लाइटअप में 270, जैसे ये आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप चलाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सब वैक्यूम पंप को हेल्दीनेस को चेक करके रखना होता है। फ्रेंड, ऑयल गन लेने से पहले आपको टरबाइन साइड का कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम को भी चेक कर लेना है कि कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम आपका रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, वो आपका गवर्निंग सिस्टम चार्ज कंडीशन में है कि नहीं, उसको आपको इंश्योर कर लेना है। तो कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम जो आपका 0 मीटर पे रहता है, सीएफटी रूम है, उसमें आपको क्या करना है कि आप कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में जाइएगा तो देखिएगा कि आपका 2 एचपीसीएफ पंप होता है, 2 आपका रीजनरेशन है कहिए या रीसर्कुलेशन पंप कहिए, तो आपका 2 रीसर्कुलेशन पंप होता है, 2 आपका वेपर एक्सट्रैक्शन फैन होता है। ठीक है, तो एफआरएफ का टैंक लेवल आप नॉर्मल रखिए। एफआरएफ का टैंक लेवल जनरली आपका 750-760 mmWc फ्रॉम द टॉप हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, और उसमें आपका एफआरएफ ऑयल जो कि बहुत ही कॉस्टली ऑयल होता है, ये 3000 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट होता है। फायर रेसिस्टेंस फ्लूइड ऑयल होता है, इसमें आग जल्दी आपका पकड़ता नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, चेक एफआरएफ टैंक लेवल, देन लाइन अप एफआरएफ कूलर। एफआरएफ कूलर होता है उसको आपको लाइन अप कर लीजिए, उसमें आपका वाटर साइड से आपको चार्ज कर लेना है। वाटर साइड मीन्स आपका डीएम वाटर कहाँ से आता है, TGCW पंप से आता है, तो उसको आपको चार्ज कर लेना है। एंड डुप्लेक्स फिल्टर इन 32 बार सिस्टम, 32 बार सिस्टम में एक डुप्लेक्स फिल्टर होता है जो आपका 17 मीटर पर आता है, तो डुप्लेक्स फिल्टर को भी आपको चार्ज कंडीशन में रख लेना है। तो कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 वेपर एक्सट्रैक्शन फैन। ठीक है, सबसे पहले चाहे वो एमओटी रूम हो या आपका सीएफटी रूम हो, जितना भी है, सबसे पहले हम लोग वेपर एक्सट्रैक्शन फैन ही चलाते हैं। आपने सील ऑयल सिस्टम में भी देखा था कि BC एग्जॉस्ट फैन हम सबसे पहले चलाए थे। तो सबसे पहले वेपर एक्सट्रैक्शन फैन को आपको स्टार्ट करना है। देन स्टार्ट 1 रीसर्कुलेशन पंप। देखिए 2 रीसर्कुलेशन पंप होता है, उसमें से एक आपका रीसर्कुलेशन पंप को स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा जो सेकेंड रीसर्कुलेशन पंप है उसका भी हेल्दीनेस चेक कर लीजिए, उसको भी आपको अवेलेबल कर लेना है, SLC ऑन कर लेना है। देन चार्ज एंड आप 1 फिल्टर्स अर्थ एंड अल्ट्रा फाइन फिल्टर्स, आपको उसमें टोटल 3 फिल्टर्स होता है। आपका अर्थ फिल्टर्स होता है, मैग्नेटिक फिल्टर्स होता है, फाइन फिल्टर्स होता है, सारा फिल्टर्स को आपको चार्ज कर लेना है। इसमें जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि अभी आपका क्या है कि सारा फिल्टर ओपन एम्प्टी है। सबसे पहले आपको 1 रीजनरेशन पंप को या 1 रीसर्कुलेशन पंप को आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे जितना भी फिल्टर सिस्टम है सबको प्रॉपर वेंटिंग करना शुरू कीजिए। क्या होता है कि फिल्टर का जो इनलेट वाल्व को क्रैक ओपन कीजिए, आउटलेट वाल्व को, फिल्टर का आउटलेट वाल्व को क्लोज कर दीजिए। वहाँ से ऑयल आएगा, पहले फिल्टर में धीरे धीरे फिल होगा और आपको वेंट से पहले एयर निकलेगा, फिर आपका ऑयल निकलना शुरू होता है। तो वेंट वाल्व को, जैसे आपका वेंटिंग से ऑयल निकलना शुरू होता है, वेंट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है।
फिर क्या करना है, फिल्टर का आउटलेट वाल्व को आपको ओपन कर लेना है। इनलेट वाल्व को फुल ओपन कर दीजिए, आउटलेट वाल्व को भी फुल ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से जितना भी फिल्टर्स है, धीरे धीरे सारे फिल्टर्स को हम लोग प्रॉपर वेंटिंग करते हुए उसको ऑयल से फिल करके चार्ज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेंगे कि कहीं कोई सिस्टम तो नहीं है, कहीं सिस्टम में कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। देन स्टार्ट HPCF पंप। 2 HPCF पंप होता है, एक HPCF पंप को स्टार्ट कर लेना है, सेकेंड HPCF पंप का भी हेल्दीनेस चेक करके उसको भी अवेलेबल करके SLC को ऑन कर देना है। ठीक है, वहाँ से आपका उस पंप से आपका 2 टाइप का प्रेशर ऑयल जनरेट होता है। एक आपका 12 बार का होता है, एक आपका 36 बार का होता है। 12 बार का जो होता है वो आपका गवर्निंग रैक में जाता है, जो कि 8 बार बन जाता है। नीचे में आपका उसका प्रेशर 12 बार होता है, ऊपर जाते जाते इसका प्रेशर घट के 8 बार आ जाता है। 36 बार जो होता है वही आपका रिड्यूस होके टरबाइन फ्लोर पे 70 मीटर पे जनरली आपका 32-33 बार प्रेशर बन जाता है। इसलिए हम लोग 8 बार एंड 32 बार के नाम से उसको जानते हैं। 8 बार का गवर्निंग सिस्टम में जाता है, 32 बार का ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग करने में। जो आपका IP कंट्रोल वाल्व है या SP कंट्रोल वाल्व, उसको ओपन करने में आपका 32 बार सिस्टम का यूज़ होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट 1 कंट्रोल फ्लूइड पंप, गवर्निंग रैक को आपको आप चार्ज कर लेना है, और ESC इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको भी आपको ओपन कर लेना है। देखिए 2 टाइप का गवर्निंग होता है, एक हाइड्रोलिक गवर्निंग होता है, एक आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग होता है। दोनों के बीच क्या होता है, आइसोलेटिंग वाल्व होता है। ठीक है, तो आइसोलेटिंग वाल्व को आप लाइनअप चेक कर लीजिए, ओपन कंडीशन में इसको कर लीजिए। स्टॉप वाल्व, टेस्ट वाल्व और ओपन कंडीशन। देखिए आपका HP टरबाइन में 2 स्टॉप वाल्व है, तो दोनों स्टॉप वाल्व के लिए अलग अलग टेस्ट वाल्व दिया हुआ है। IP टरबाइन में भी आपका 2 स्टॉप वाल्व है, दोनों स्टॉप वाल्व के लिए अलग अलग टेस्ट वाल्व दिया हुआ है। तो जब आपका टरबाइन लॉन्ग शटडाउन में जाता है तो हम लोग टेस्ट वाल्व को क्लोज कर देते हैं ताकि आपका स्टॉप वाल्व नहीं खुले। तो ऑयल गन लेने से पहले आपको टेस्ट वाल्व को ओपन कर लेना है। जनरली क्या होता है कि लाइटअप में बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, एक्टिविटी के दौरान क्या होता है कि टेस्ट वाल्व हम लोग क्लोज ही छोड़ देते हैं, और जब हम लोग टरबाइन का रोलिंग क्राइटेरिया आ जाता है और उसके बाद हम लोग टरबाइन को रीसेट करके जब हम लोग स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं तो उसमें ओपन ही नहीं होता है। आपका क्या देखते हैं कि स्टार्टअप ऑयल जनरेट हो गया है, ट्रिप ऑयल जनरेट हो गया है, बट स्टॉप वाल्व ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट वाल्व भी क्लोज है। क्योंकि टेस्ट वाल्व जो ओपन होता है वो आपका ट्रिप ऑयल के थ्रू, टेस्ट वाल्व के थ्रू ही ट्रिप ऑयल जाके ओपन करता है। तो आपका ट्रिप वाल्व क्लोज है, टेस्ट वाल्व आपका क्लोज है, तो वहाँ से ट्रिप ऑयल का पाथ ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको गन लेने से पहले इंश्योर कर लेना है कि आपका चारों टेस्ट वाल्व ओपन कंडीशन में है कि नहीं। और आपका HP बाईपास सिस्टम एंड LP बाईपास सिस्टम का जो ऑयल यूनिट है उसको आपको हेल्दी रखना है, उसको रनिंग कंडीशन में रखना है। देखिए HP बाईपास सिस्टम का पहले हम लोग देखते हैं। HP बाईपास सिस्टम में आपका 2 पंप होता है। दोनों पंप में एक पंप आपका रनिंग कंडीशन में रखते हैं, दूसरा पंप को हम लोग स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो HP बाईपास पंप जो होता है वो ऑलवेज रनिंग कंडीशन में नहीं होता है, वो प्रेशर के हिसाब से आपका ऑटो कट इन एंड ऑटो स्टॉप होते रहता है। जनरली उसका क्या होता है कि जैसे ही आपका 120 या 110 कहीं कहीं सेट पॉइंट है, अगर 110 या 120 kg/cm² से जैसे ही प्रेशर कम होता है तो आपका पंप स्टार्ट होता है, और जैसे ही उसका प्रेशर इंक्रीज होके 150 से 160 kg/cm² जाता है तो पंप का कट आउट हो जाता है। इस प्रकार से वो चलता रहता है। अगर कोई भी पंप इसमें MCC डिस्टर्ब आ जाता है तो फिर आपका जो स्टैंड बाय पंप होता है उसमें कमांड जाएगा, और फिर वो भी प्रेशर के हिसाब से आपका कट इन एंड कट आउट होता रहता है। ठीक है, उसमें आपका एक एक्यूमुलेटर होता है 30 लीटर का एंड 10 लीटर का, जो कि आपका इमरजेंसी ओपनिंग एंड नॉर्मल ओपनिंग के लिए रहता है। तो आपको जनरली पंप HP बाईपास सिस्टम का जो ऑयल यूनिट का जो पंप होता है उसको आपको अवेलेबल करा के, पावर सप्लाई हेल्दी करा के उसको रनिंग कंडीशन में कर लीजिए। ठीक है, ऑयल लेवल एडुकेट होना चाहिए। BD आइसोलेशन वाल्व, जो BD एक होता है, जब हम लोग BP1 एंड BP2 जब 2% से ज़्यादा ओपन होता है तो BD वाल्व में ओपन कमांड जाता है, और आपका BPE BD वाल्व से आपका BP1 एंड BP2 के लिए एक अलग अलग BP होता है, BP1 एंड BP2। वहाँ से वाटर स्प्रे होता है आपका BP1 एंड BP2 में, ताकि डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर आपका 300-320 के आसपास मेंटेन, जितना हम लोग सेट पॉइंट डालेंगे उसके हिसाब से वो मेंटेन रहे। तो BD में जो स्प्रे सिस्टम आता है वो आपका जो मेन जो फीड वाटर सिस्टम का जो मेन डिस्चार्ज हेडर है, जो कॉमन डिस्चार्ज हेडर होता है, वहीं से क्लाइंट टैपिंग लेता है ना। जैसे आपका 3 BFP है, तीनों BFP का जो अपना अपना डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज एक कॉमन डिस्चार्ज हेडर बनाता है, वहीं से क्लाइंट टैपिंग ले लेता है, और वही HP बाईपास सिस्टम में स्प्रे में यूज़ होता है।
तो बीडी का जो मेन हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है बीडी, आपका BP1, BP2, BPE1, BPE2 एंड BD 5 वाल्व है, वो टोटली हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है। तो ये सारा सिस्टम आपको, जो भी ऑयल सिस्टम है उसको पहले आपको हेल्दी करके रखना है, ठीक है। और बीडी के पहले जो एक मैनुअल एक्सीलरेटिंग वाल्व होता है उसको आप ओपन कर लीजिए। जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं और डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, और जैसे एचपी बाईपास सिस्टम का डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस से पार होता है, आपका एचपी बाईपास ट्रिप हो जाता है। इसलिए हमको बीडी एक्सीलरेशन वाल्व को ओपन कर लेना है। जितना भी ड्रेन वाल्व है उसको हमको क्लोज कर लेना है, और सिर्फ जो वार्म अप ड्रेन है उसको हम लोग ओपन करके रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका एलपी बाईपास सिस्टम का भी हम लोग देखते हैं। एलपी बाईपास सिस्टम का भी आपका 8.5 मीटर पे एक हाइड्रोलिक रैक रहता है, जिसमें आपका 2 कंट्रोल फ्लूइड पंप होता है, एक आपका रीजनरेशन पंप होता है एंड 2 आपका सर्कुलेशन पंप होता है। जिसमें से आपका एक जो कंट्रोल फ्लूइड पंप होता है वो रनिंग कंडीशन में रहता है, एक रीजनरेशन पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, और एक सर्कुलेशन पंप जो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड पंप, जो कि वहाँ पे एयर कूल्ड होता है। कोई भी ऑयल ऑपरेटेड कूलर नहीं होता है, ऑयल चार्ज कूलर आपका नहीं होता है, वहाँ पे एयर के थ्रू आपका सर्कुलेशन फैन होता है, उसी फैन से उसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो एलपी बाईपास सिस्टम का भी हम लोग ऑयल यूनिट को चार्ज करते हैं, उसका भी टैंक लेवल को नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसमें एक एक्यूमुलेटर होता है जिसका कि प्रेशर आपका 240-260 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। तो एलपी बाईपास सिस्टम में एक चीज़ आप देखिएगा कि इसमें पंप जो होता है कंट्रोल फ्लूइड पंप, वो ऑलवेज रनिंग कंडीशन में रहता है। और जैसे ही देखिएगा आप उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ही हेडर प्रेशर 216 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या कहीं कहीं 214 होता है, 214 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जैसे ही नीचे जाएगा तो एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व जो होता है वो आपका सोलेनॉइड ऑपरेटर वाल्व होता है, वो क्या करता है कि एनर्जाइज होता है और पंप का जो फ्लो होता है, पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर को डायरेक्ट कर देता है थ्रू द आपका एक्यूमुलेटर चार्जिंग करने के लिए भेज देता है। और जैसे एक्यूमुलेटर का प्रेशर आपका 240 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा जाएगा, फिर आपका सिलेंडर वाल्व डी एनर्जाइज होता है। डी एनर्जाइज का मतलब क्या होता है कि सीधे पंप का जो फ्लो है वो आपको टैंक में डायरेक्ट भेज देगा, आपका एक्यूमुलेटर के पास जाएगा या नहीं, मतलब उस समय आपका पंप नो लोड कंडीशन में चलता रहेगा, कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। फिर जैसे एक्यूमुलेटर का प्रेशर 214 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे जाएगा, फिर आपका एक्यूमुलेटर चार्जिंग एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होगा, हाँ, एंड फ्लो को फिर डायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स एक्यूमुलेटर। तो इस टाइप से आपका ये चलता रहता है। इसमें आपका पंप रनिंग कंडीशन में ऑलवेज रहता है, ठीक है। तो हम लोग एलपी बाईपास सिस्टम का जो ऑयल यूनिट है एंड एलपी बाईपास सिस्टम का ऑयल यूनिट है, दोनों को चार्ज कंडीशन में रखते हैं।